1970 के दशक में पेरिस की जगमगाती सड़कों पर एक युवा टेक्नोलॉजिस्ट चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर हवाई जहाज में एक कार्गो के सुचारू संचालन के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम बनाने की एक बड़ी योजना पर काम कर रहा था। समस्या समाधान के प्रति उसकी गहरी रुचि ने जल्दी उसे कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक शानदार करियर पर ला खड़ा किया। फिर भी इन सफलताओं के बीच नियति से इस युवा अभियंता को एक तगड़ा झटका मिला जब उसने राजनीति के अराजकता से भरे दौर में कम्युनिस्ट सरकार को नाराज कर दिया। 1974 में यूगोस्लाविया के निकट एक छोटे से गांव में उसे बिना किसी अपराध के हिरासत में लिया गया और जबरन देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सर्वाधिकारवाद के शिकंजे ने उसकी आशाओं को तोड़ दिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस संघर्ष ने उसे कठोर और हताश करने के बजाय एक भ्रमित कम्युनिस्ट से दयालु पंजीवादी में बदल दिया। इस अनुभव ने न केवल उसकी सोच बदली बल्कि एक ऐसी कंपनी की भी नींव रखी जो आईटी इंडस्ट्री के कार्य क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो आगे जाकर एक बिलियनियर और प्रतिष्ठित भारतीय बहुराष्ट्रीय आईटी फर्म इन्फोसिस का संस्थापक बना। एन.आर. नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक में एक साधारण कन्नाडा हिंदू परिवार में हुआ था। अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरा करने के पश्चात उन्होंने प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने वर्ष 1967 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। किंतु 1970 के दशक के भारत में जहां हर शिक्षित मध्यम वर्गीय व्यक्ति पश्चिमी देश जाने का सपना देखता था और जिसका एकमात्र जरिया था आईआईटी की डिग्री, वहां उनकी ये शिक्षा पर्याप्त नहीं थी। मूर्ति ने कड़ी मेहनत की और प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पहुंचने में सफल हुए, जहां 1969 में उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इसने एक ऐसी कंपनी की स्थापना की नींव रखी जो वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बदलने वाली थी। मूर्ति ने अपने पेशावर जीवन की शुरुआत आईआईटी अहमदाबाद के एक जाने माने विभाग सदस्य के साथ मिलकर एक शोध सहयोगी के रूप में काम करते हुए की। यहाँ के अनुभव ने उन्हें चीफ सिस्टम्स प्रोग्रामर के पद तक पहुंचने में मदद की, जहां उन्होंने भारत के पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उनकी सिस्टम्स तंत्र विशेषज्ञता तब खुलकर सामने आई जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बेसिक इंटरप्रेटर का डिजाइन और निर्माण किया। मूर्ति को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा मिली और उन्होंने सॉफ्टॉनिक्स नामक कंपनी बनाई जो फेल हो गई। ये सफर भले ही कठिन था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। मूर्ति ने हार नहीं मानी और पुणे के पत्नी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़कर अपने करियर का एक नया अध्याय शुरू किया। इस नौकरी में विभिन्न देशों की यात्रा करना शामिल था, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आईटी उद्योग के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद मिली। हालांकि उन्हें जल्द ही ये एहसास हुआ कि वो नियमित 9 से 5 वाली नौकरी के लिए नहीं बने थे। उन्होंने एक बार फिर व्यवसाय में हाथ आजमाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। मूर्ति और उनके पत्नी कंप्यूटर सिस्टम्स के पूर्व 6 सहयोगी नंदन नीलेकन्नी, एन.एस. राघवन, एस. गोपाल कृष्ण, एस.टी. शिवबुलाल, के. दिनेश और अशोक अरोरा ने मिलकर 1981 में पुणे में इन्फोसिस कंसल्टेंट्स की स्थापना की। उनमें से किसी के पास भी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए जरूरी पैसे नहीं थे, लेकिन मूर्ति की पत्नी सुधा, जो टाटा इंडस्ट्रीज में एक इंजीनियर थी, उसने 10,000 रुपए लगभग $250 बचाए, जिसे उन्होंने इस परियोजना के लिए उधार स्वरूप दे दिए। सुधा के मुताबिक मूर्ति के पास अक्सर पैसे नहीं होते थे और वो उनसे उधार लेते थे। उन्होंने अपनी किताब में उल्लेख किया है, मैंने 3 साल तक मूर्ति के बकाया पैसे का हिसाब रखा, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका भुगतान नहीं किया। हमारी शादी के बाद मैंने कर्ज माफ कर दिया, जो 4,000 रुपयों से कुछ अधिक थी। जब उनकी नई कंपनी की शुरुआत हुई तो उन्होंने मूर्ति के घर के सामने वाले कमरे को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया और राघवन का घर आधिकारिक पंजीकृत कार्यालय था। 1983 में उन्होंने अपना मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटका में स्थानांतरित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि उस समय तक उनके पास इन्फोसिस में अपना पहला कंप्यूटर भी नहीं था और ये 1983 में संभव हो सका जब मूर्ति ने अपने पसंदीदा कंप्यूटर मॉडल को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए, और वो कंप्यूटर था डेटा जनरल का 32 बिट MV8000। इन्फोसिस के शुरुआती दिन काफी कठिन थे। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चालू खाता परिवर्तनीयता से रहित सरकारी प्रणाली से निपटने में काफी चुनौतियां सामने आईं। यहाँ तक कि विदेश में छोटी यात्रा पर जाने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक RBI की कागजी कार्यवाही की आवश्यकता होती थी, जिसे पूरा करने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। इसके अलावा बैंक सॉफ्टवेयर की एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्वीकार करने की अनिश्चितता से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया।
लेकिन मूर्ति और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। वो भारतीय इंजीनियर्स के लिए रोजगार पैदा करना चाहते थे और सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे, जिसकी अभी बस शुरुआत हुई थी। वो काम करने के तरीके को बदलना चाहते थे और नवाचार को बढ़ावा देते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करना चाहते थे। शुरुआत में उन्हें अपने ग्राहक ढूंढने थे और अपना नाम बनाना था। वो व्यवसायों को उनके डिजिटल परिवर्तनों में मदद करने में विशेषज्ञ बन गए। इन्फोसिस जल्दी ही उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और नैतिक रूप से व्यापार करने के लिए जाने जाने लगी। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग प्रशासनिक कार्यों की मांग बढ़ी, इन्फोसिस का भी तेजी से विकास हुआ। हालांकि जब भिन्न विचारों वाले लोग एक साथ आकर काम करते हैं तो उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है। 1983 में कंपनी के भागीदारों में से एक आशुतोष अरोरा ने कंपनी छोड़ दी और इन्फोसिस को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरों के भी आत्मविश्वास डगमगाने लगे। तभी मूर्ति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यदि आप सभी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं डटा रहूंगा और इसे पूरा करूंगा। नीलेकन्नी, गोपाल कृष्ण, शिबुलाल, दिनेश और राघवान जैसे कुछ प्रमुख सदस्यों ने कंपनी में बने रहने का फैसला किया और वो आज भी कंपनी के साथ हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के कामकाज में एक बड़ा बदलाव किया। वो अधिक नियंत्रित और समाजवादी व्यवस्था से अधिक खुली और मुक्त बाजार व्यवस्था की ओर चल पड़े। इस परिवर्तन ने बहुत सारे नए व्यवसायों को जन्म दिया और ढेर सारे मूल्य का सृजन किया। शुरुआत में 1981 में इन्फोसिस लगभग $5 मिलियन की एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन आर्थिक बदलाव के बाद के 2 दशकों में इन्फोसिस का काफी विकास हुआ। ये 6 बिलियन से अधिक राजस्व वाली एक बड़ी कंपनी बन गई। नारायण मूर्ति अक्सर कहते हैं, अगर उदारीकरण की सफलता का कोई महान उदाहरण है तो वो इन्फोसिस है। उदारीकरण की लहर भारत में बहुत सारा विदेशी धन लेकर आई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समृद्धि आई। आय के बढ़ते स्तर के कारण देश के कोने कोने में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या तेजी से बढ़ी, जिससे नौकरियों की तलाश में इंजीनियर्स का एक बड़ा समूह तैयार हुआ। इन्फोसिस इन नए इंजीनियर्स को नौकरी पर रखने के लिए तैयार थी, क्योंकि उनके पास अच्छे दामों में बहुत सारे कुशल कर्मचारी उपलब्ध थे। इससे इन्फोसिस को प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी जगत में अग्रणी बनने में मदद मिली। उन्होंने विभिन्न देशों में विस्तार किया और विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की। मूर्ति का ध्यान प्रतिभा को विकसित करने और ये सुनिश्चित करने पर था कि हर कोई कंपनी की संस्कृति में शामिल हो, जिसने इन्फोसिस को वैश्विक आईटी आउटसोर्सिंग उद्योग में शीर्ष पर पहुंचा दिया। 1990 की दशक की शुरुआत में कंपनी ने अपना नाम बदलकर इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। बाद में जब ये एक सार्वजनिक कंपनी बन गई तो इसका नाम फिर से बदलकर इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कर दिया गया। जून 2011 में इन्फोसिस लिमिटेड की पुनः ब्रांडिंग हुई। 1993 में इन्फोसिस एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई, जिससे पर्याप्त विकास के युग की शुरुआत हुई और कंपनी भारत में एक अग्रणी आईटी उद्यम के रूप में स्थापित हुई। सार्वजनिक पेशकश के दौरान इसके शेयर्स की शुरुआती कीमत $95 थी, जो आज 2023 में प्रति शेयर $8.6 है। दुर्भाग्य से शेयर्स में गिरावट आई। मॉर्गन स्टैनली नामक अमेरिकी निवेश फर्म ने मदद के लिए कदम बढ़ाया और मूल कीमत पर कंपनी के 13% शेयर्स खरीदे। अगले कुछ वर्षों में कंपनी के शेयर्स की कीमत में वृद्धि हुई और 1999 में इसके शेयर्स ने नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर काम करना शुरू किया। 1999 तक एक शेयर की कीमत $440 तक पहुंच गई, जिसने इसे दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक बना दिया। बाजार मूल्य के हिसाब से इन्फोसिस नैस्डैक पर सूचीबद्ध शीर्ष 20 कंपनियों में से एक थी। यूरोप में अपने शेयर्स को अधिक उपलब्ध करने के लिए इन्फोसिस ने अपनी लिस्टिंग नैस्डैक से NYSE यूरोनेक्स में स्थानांतरित कर दी। 1999 से 2004 तक कंपनी की वार्षिक बिक्री $100 मिलियन से $1 बिलियन हो गई और 2017 तक ये $10 बिलियन से अधिक हो गई। आज इन्फोसिस एक बड़ी वैश्विक आईटी दिग्गज कंपनी है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने में अग्रणी है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों के साथ काम करते हैं और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। 2012 में इन्फोसिस ने हार्ले डेविडसन के गुरुनगर मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में अपनी एक शाखा खोली। इससे 2000 अमेरिकियों को रोजगार मिला। अगले 2 साल में उन्होंने इंडियाना पॉलिसीज तक भी विस्तार किया। इन्फोसिस के पहले से भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडिल ईस्ट और यूरोप में मजबूत उपस्थिति थी और दुनिया भर में बिक्री और विपणन के लिए 82 और 123 विकास केंद्र फैले हुए हैं। ये बैंकिंग, बीमा, विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र की कंपनियों के साथ काम करते हैं और उन्हें सॉफ्टवेयर विकास, रखरखाव और ये जानने में मदद करते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अच्छा काम करता है या नहीं।
इन्फोसिस ने सामान्य समुदाय की सेवा करने के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया। 1996 में उन्होंने आर्थिक रूप से वंचित लोगों की सहायता के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन नामक एक गैर लाभकारी संस्था की स्थापना की। ये ग्रामीण भारत में उन परियोजनाओं के लिए धन मुहैया करते हैं जो शिक्षा, अधिक पैसा कमाने, स्वास्थ्य देखभाल, कला और गरीब लोगों की मदद पर केंद्रित हैं। सुधा मूर्ति, जो एक शिक्षिका और लेखिका बन चुकी है, इस संगठन की आधी कक्षा के रूप में काम करती हैं। उनकी इन्फोसिस फाउंडेशन यूएसए एक स्थानीय शाखा है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, स्टेम शिक्षा और सामुदायिक परियोजनाओं में मदद करती है। प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंजेस में सूचीबद्ध होने से लेकर अपने कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए प्रशंसा प्राप्त करने तक नारायण मूर्ति के नेतृत्व में इन्फोसिस ने अविश्वसनीय सफलता हासिल की और दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। ये एक अत्यधिक मूल्यवान कंपनी बन गई और 24 अगस्त 2021 को इन्फोसिस ने $100 बिलियन के बाजार मूल्य को पार किया, जिससे वह ऐसा करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी। इसे भारत की सबसे प्रमुख बिग टेक कंपनियों में गिना जाता है। मूर्ति 21 साल तक इन्फोसिस के सीईओ रहे और उन्होंने अपनी कंपनी को आईटी सेवाओं में वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे वो बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए और इसके पश्चात मुख्य संरक्षक बने। अगस्त 2011 में उन्होंने सीईओ पद त्याग किया और अब उन्हें चेयरमैन एमरिटस के रूप में जाना जाता है। फॉर्च्यून पेट्रिका ने मूर्ति को हमारे समय के शीर्ष 12 बिजनेस लीडर्स में से एक बताया है। टाइम और सीएनबीसी दोनों ने भारत में आउटसोर्सिंग में उनकी भूमिका के लिए उन्हें भारतीय आईटी क्षेत्र का जनक कहा है। उन्होंने वर्ष 2005 में स्विस रिजॉर्ट ऑफ डेवस में विश्व आर्थिक मंच की अध्यक्षता की। फोर्ब्स के अनुसार अप्रैल 2023 तक वो $4.1 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के शीर्ष 1000 सबसे अमीर लोगों में से एक थे। मूर्ति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम रोहन है और एक बेटी अक्षता। रोहन ने शुरुआत में अपने पिता के सहायक के रूप में इन्फोसिस में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। अक्षता ने ऋषि सुनक से शादी की, जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने और अंततः यूके के प्रधानमंत्री। हमें उम्मीद है कि इन्फोसिस और नारायण मूर्ति की कहानी ने आपको प्रेरित किया है। याद रखें, जब आपके पास जुनून और अटूट दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी चुनौती बहुत कठिन नहीं होती।